नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी के नेता हर रोज अपनी गुंडागर्दी और घिनौनेपन का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बीजेपी के किसी नेता का नाम रेप या संगीन अपराध में नहीं आता है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले पर महिला सम्मान की बात करते हैं और पूरी पार्टी का यह हाल है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज बीजेपी बनी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक मीडिया रिपोर्ट में छुपी खबर पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सिसोदिया ने कहा कि हर रोज बीजेपी के नेता अपनी गुंडागर्दी और घिनौनेपन के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला और यह हमला इस बार काफी संगीन आरोपों के मद्देनजर बोला गया है। क्या कुछ हम जानकारी? जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के नेताओं के ऊपर अपना हमला बोलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा के लिए लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और सच्चाई जो है वो खुद भाजपा के नेता जो है वो इनकी धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश की, तो भोपाल के मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी भोपाल के अंदर एक शशिकांत सोनी नाम के जो व्यक्ति है उनके ऊपर एक रेप का आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा। उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि उनके नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे कहीं ना कहीं कहते हैं घिनौनी हरकत की गई है और उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसके ऊपर अब राजनीति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब भाजपा के नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया ने यह भी जरूर कहा कि लाल किले से अगर पीएम मोदी भाषण देते हैं और उसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर उनकी जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जो है वो कहीं ना कहीं उड़ाते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं रेप की बात करें या फिर घिनौनी हरकतों की बात करें या घटनाओं की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा नेता ही इनके अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आरोप जरूर आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा पे लगाए जा रहे हैं, मगर देखना होगा कि भाजपा इनके ऊपर क्या अपना जवाब देती है और कहीं ना कहीं इनसे बचने की कोशिश की जाती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर शशिकांत कह सकते हैं और कई नेताओं के भी नाम आए थे भाजपा के, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कैसे बार बार कहा गया था कि भाजपा के द्वारा कि वो उनके नेता नहीं है। और इसी तरीके से अब भोपाल के अंदर भी इस तरीके का मामला सामने आया है। तो देखना होगा क्या इस तरीके की घटना से भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी या फिर दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने एक खबर का हवाला देकर ये आरोप लगाए हैं, वो खबर क्या थी वो भी विस्तार से बताएं। और जो ये आरोप लगे हैं, क्या इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो मीडिया रिपोर्ट के अंदर एक खबर छपी है जिसके अंदर यह कहा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक महिला के तौर पर एक कथित आरोप लगाया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि शशिकांत नाम के जो सोनी हैं उनके ऊपर एक रेप का आरोप है, यानी महिला के द्वारा एक भाजपा नेता के ऊपर रेप का आरोप लगाया गया और नौकरी दिलाने के नाम पर उसको कहीं ना कहीं झांसा दिया गया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाया एक भाजपा नेता के ऊपर, और भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं अपना बचाव करने की वजह से कहीं ना कहीं उसको या तो ये कह सकती है कि वो हमारा नेता नहीं है या फिर हमारी पार्टी का नहीं है और वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का है या फिर उसको जानते नहीं है। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो कई बार देखने को मिले हैं और इसी तरीके के भाजपा जो है शायद दोबारा से बचाव करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं रेप का, घिनौनी घटनाओं का, भ्रष्टाचार का, वो इस तरीके के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से अब कहते हैं एफआईआर दर्ज हो चुकी है भोपाल के अंदर, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता है वो कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी अब बीजेपी की क्या इस पर प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए हैं और ये रिपोर्ट भी बता रही है ये साफ आरोप के बारे में, क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जरा जो कैसे मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जो एक ट्वीट किया गया मनीष सिसोदिया के द्वारा, और यहाँ तक कि पीएम मोदी तक तो घेरने की कोशिश की कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, यहाँ तक कि महिला सुरक्षा को लेकर, मगर वो सच्चाई जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं फेल होती नजर आती है, और भाजपा के नेता ही इस तरीके की घिनौनी घटनाओं के अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जरूर लगाया गया है भाजपा के ऊपर, मगर भाजपा की तरफ से इस विषय पर अभी तक कोई भी ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मगर कहीं ना कहीं जो शशिकांत नाम के सोनी जो है, जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपना बचाव करेगी, और उनको शायद ये भी कह सकती है कि वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, मगर जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि वो भाजपा के नेता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है वो अब भाजपा के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या भाजपा अपने आप को बचा पाएगी या फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। अब बीजेपी पर कार्रवाई होगी या नहीं ये तो बात की बात है। अब बीजेपी इस पर कार्रवाई करती है या नहीं ये भी बात की बात है, लेकिन इस पर इस तरीके के आरोप जिस तरीके से लगातार लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री तक पर यह आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस तरीके से आरोप लगाए गए, और भ्रष्टाचार के लेकर, महिला को सुरक्षा को लेकर, और खुद रेप के मामले के अंदर भाजपा के नेता फंसते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है, यानी केंद्र सरकार जो है, शायद इस पर कुछ सख्ती से काम करती हुई नजर आए, मगर अभी तक सख्ती जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और भाजपा के नेताओं की जो गुंडागर्दी कहें या भ्रष्टाचार कहें या फिर कहें, और जो आरोप लगते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक सच्चाई भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई की जाती है, और यहाँ तक कि जो भाजपा के नेता बताया जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखना होगा। मगर जो सच्चाई जो है वो अलग है, और यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे कितना बड़ा भाजपा जो अपने आप को बचा पाती है वो जरूर देखना होगा। जी। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों से खुद को किस तरीके से बचा पाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी और नेता ने इस तरीके के आरोप लगाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर भाजपा के ऊपर जो इस तरीके से आरोप लगाए गए मनीष सिसोदिया के द्वारा ट्वीट के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया कि भाजपा के नेता जो हैं, या फिर कहे प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो लाल किले से कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर सच्चाई जो है वो खुद भाजपा के नेता ही उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर है, मगर अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से और बड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सिर्फ मनीष सिसोदिया के द्वारा ही कहीं ना कहीं इसकी देखने का आरोप मिले हैं, मगर यहाँ पर भाजपा किस तरीके से अपना बचाव करती है और जवाब देती है, और कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो तो अब समय रहते ही पता लग पाएगा। मगर भाजपा की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दीनदयाल धाम में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में रविवार यानी आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आ रही हैं। उनके आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को डीएम पुलकित खरे और एसएसपी अभिषेक यादव ने सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया था। दीनदयाल धाम में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के तहत रविवार को शोध कार्यशाला का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया जाएगा। शनिवार को डीएम पुलकित खरे, एसएसपी अभिषेक यादव ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाने के लिए ब्रीफ किया था और आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्हें इस दौरान दिए गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। लगभग 3 दिन पहले इसका शुभारंभ जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और आज इस कार्यक्रम में आनंदीबेन पटेल शामिल होने जा रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल आज जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव चल रहा है उसमें आनंदीबेन पटेल शामिल होने जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति महोत्सव चल रहा है। 4 दिवसीय समारोह में शुरुआत आज की जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे समापन पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी और प्रदेश सरकार के कई संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विभिन्न आयोजन किए जाएंगे जिसमें शिरकत होगी और कहीं न कहीं बात जाए लगभग बृहस्पति दोपहर की लगभग 2 बजे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर उतरेगा और कहीं न कहीं 1 घंटा 10 मिनट तक रहेगा और को संबोधन भी होगा। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में बूथ स्तर पर आयोजन होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें कार्यक्रम करेगी और पीएम मोदी के मन की बात भी जो कार्यकर्ता है वो सुनेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने का एक व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रति पर समर्पित करने वाले पुष्पांजलि समर्पित करने का काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कानपुर जाएंगे, कार्यक्रम में उसमें शामिल होंगे। और वही जो यूपी प्रभारी है राधा मोहन सिंह वो प्रयागराज के उत्तरी विधानसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चित्रकूट जाएंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होंगे। और संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह लखनऊ में जो आयोजन होगा उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो पूरी जिम्मेदारी सबको दी गई है, पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर और संगठन तक इस महोत्सव में शामिल होंगे अलग अलग जगहों में जाकर। अब इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जितेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जहां जहां भी कार्यक्रम किए जाएंगे पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। और चाहे वो डिप्टी ब्रजेश पाठक कार्यक्रम हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य के या संगठन महामंत्री का। और कहीं ना कहीं राज्यपाल होने के नाते राज्यपाल जहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो पूरी तरह से चली गई पुलिस की तरफ से। ठीक है जितेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर अमृत ये जो महोत्सव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव में किस तरीके के कार्यक्रम, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ यहाँ खास रहने वाला है? आज अलग कार्यक्रम बूथ स्तर पे कार्यक्रम रखे गए हैं और कहीं ना कहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, वो कार्यकर्ता सुनेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सबकी जिम्मेदारी है और सबको अलग अलग, किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। बूथ स्तर पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो कार्यक्रम होंगे जिसमें मन की बात अहम है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति के अवसर पर जो कार्यक्रम है उसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के जीवन और संघर्ष के बारे में जो भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल लोग वो बताएंगे। और कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पहचान है उनको कहीं ना कहीं याद किया जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भी मन की बात कार्यक्रम आज होने जा रहे हैं, सीएम योगी के भी कार्यक्रम आपने बताए, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात होगी जिसमें कहीं ना कहीं मन की बात कार्यक्रम के तहत जो कार्यकर्ता है वो सुनने का काम करेंगे। और मन की बात के माध्यम से जितने भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हो वो एक जगह एकत्रित होंगे और कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनने का कार्य करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। हिमाचल सरकार ने 28 सितंबर को फिर से कैबिनेट बैठक बुलाई है। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बार होगी। इससे पहले 22 सितंबर को ही जयराम मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। प्रशासनिक विभाग ने सभी विभागों कैबिनेट के लिए एजेंडा भेजने के निर्देश दिए। इस बार की कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को हरी झंडी मिलने की आस है। बीते कल आउटसोर्स पॉलिसी के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में बैठक हुई। इसमें पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश में 28,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। ये निजी कंपनियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं।
इनका कंपनियां शोषण कर रही हैं और राज्य सरकार ने इनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के मकसद से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट देने को बोला गया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल सरकार 28 सितंबर को एक बार फिर से कैबिनेट बैठक हिमाचल सरकार की ओर से बुलाई गई है। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 22 सितंबर को भी जयराम मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इसमें कई अहम पॉलिसी जो है उनको हरी झंडी मिल सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को यहाँ पर हरी झंडी मिलने की आस है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते कल ही आउटसोर्स पॉलिसी के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में बैठक हुई थी और इसमें पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद ये देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या खास रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी कैबिनेट की बैठक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जयराम सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। अब देखना होगा कि कौन से अहम निर्णय जयराम सरकार इस दौरान लेती है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कैबिनेट बैठक चल रही है और आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को हरी झंडी मिलने की आस इस कैबिनेट बैठक में जताई जा रही है, क्योंकि बीते कल ही आउटसोर्स पॉलिसी के लिए बनाई गई कमेटी कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में बैठक हुई थी। इसमें पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश में 28,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं भी दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से 28 सितंबर को एक बार फिर से एक सप्ताह के भीतर दूसरी एक कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सरकार चाहती है कि चुनाव में काफी कम समय रह गया है, तो विभिन्न जो वर्ग जो अभी तक अपने को वंचित मानकर माना जा रहा है कि कोई सरकार उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं कर पाई है, तो ऐसे में जो अभी जो ये होनी है, ऐसे में जो ये अभी कैबिनेट होनी है 28 तारीख को, क्योंकि पहले माना जा रहा था 1 तारीख के आसपास होगी, लेकिन काफी जल्द ये कैबिनेट के लिए बुला ली गई है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो सरकार है वो जो आउटसोर्स है, अभी जो आउटसोर्स जो लगभग 28 से 30 हजार के कर्मचारी हिमाचल में है, जो अभी तक अपने लिए एक पॉलिसी की मांग लगातार करते रहे, हर सरकार से वो मांग करते रहे, तो अभी तक ये जो पॉलिसी है अभी तक नहीं बनाई जा सकती। सब कमेटी इस वाली सरकार ने बनाई थी, लेकिन ये सरकार भी कोई बड़ी कोई घोषणा, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी राहत नहीं आउटसोर्स कर्मचारी को दे सकी थी। लेकिन अब माना जा रहा है क्योंकि चुनाव को काफी कम समय रह गया है और इन जो कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक भी है, तो ऐसे में जो सरकार है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक पॉलिसी बना सकती है, क्योंकि बीते दिनों इसको लेकर जो महेंद्र ठाकुर है कैबिनेट मंत्री, उनकी अध्यक्षता में जो सब कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी और उसमें जो है इसको लेके जो निर्णय लिया था वो निर्णय लिया गया था कि इसको जो है आगामी जो अगली कैबिनेटों के उसमें इसको लेके जाया जाएगा और मंजूरी इसके लिए जो पॉलिसी है उसके लिए कैबिनेट की ली जाएगी और इसके बाद जो इनका वेतनमान जो है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनती है, आज तक कोई भी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाई है, तो आगामी जो 28 तारीख को ये बैठक बुलाई गई है, तो इसमें मेन मुद्दा जो रहने वाला है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर है। बाकी जो है जो सीएम की घोषणाएं है, जो सीएम अभी तक घोषणा लगातार कर रहे हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, उन घोषणाओं को जो है अमली जामा उनके लिए जो नोटिफिकेशन वो इसमें जो है इस वाली कैबिनेट में जो जारी हो सकती है। जी अब जिस तरीके से ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को हरे झंडे मिलने की आस है। कल जो कमेटी की बैठक में पॉलिसी बनाई गई है, क्या उसके बारे में जो उसका मसौदा है उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई?
फिलहाल तो ये नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने उनकी जो अध्यक्षता में सब कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने 28 सितंबर की जो रिपोर्ट अभी जो है वो अपनी पेश करेगी। उससे पहले जो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये जो सब कमेटी है 28 जो सितंबर है, जो ये आगामी बैठक है, उस दिन अपनी जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट के सामने पेश करेगी और कैबिनेट जो है उस पर निर्णय लेगी अंतिम उसको मंजूरी देनी है या नहीं। क्योंकि माना ये भी चाह रहा था कि 28 से 30 हजार जो ये कर्मचारी है, अगर इनको आउटसोर्स के तहत अगर रेगुलर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आउटसोर्स से जो अपने चाहते हैं उनको भर्ती किया जाता है। और ऐसे में जो सरकार इसलिए बड़ी पॉलिसी लेकर आएगी तो ये आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन इसका जो विरोध है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है सरकार को। इसके अलावा और कौन से ऐसे ड्राफ्ट हैं या पॉलिसी है या फिर कोई प्रस्ताव है जो कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं? देखिए, इसके अलावा जो है वो अभी सीएम की घोषणा है, मैंने आपको कहा, क्योंकि सीएम लगातार विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर, उनका लगातार वो एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो उन विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित घोषणाएं वो कर रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में ये वो जारी होगा या ये स्तरोन्नत होगी। तो उसको लेके, क्योंकि अभी तक जितने भी कैबिनेट हुई है उसमें मैक्सिमम यही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो भी घोषणाएं करके आते हैं एक हफ्ते के दौरान या 15 दिनों के दौरान, उनको जो है अमली जामा कैबिनेट में पहनाया जाता है। तो अभी भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि तो माना यही जा रहा है कि इसके बाद एक और कैबिनेट होगी और उसके बाद जो आचार संहिता यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार जल्दी जल्दी, आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ते में ये दूसरी कैबिनेट है, महीने में 4 कैबिनेट हो रही है। तो ऐसे में सरकार काफी गंभीर है इन सब चीजों को लेके कि जो वो घोषणाएं कर रही है वो सिर्फ घोषणाएं न रह जाए, उनको जल्दी से आके जो है अमली जामा में पहना दे, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए और जो संबंधित क्षेत्रों के लिए जो लोगों के लिए जो वो योजनाएं है वो तक पहुंच पाए। तो ऐसे में जो अभी जो ये कैबिनेट होनी है उसमें भी जो मेन वो मुद्दे रहने वाले हैं वो यही है कि मेन जो एजेंडे हैं वो मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उनको शामिल किया जाएगा, पर चाहे स्कूलों को लेकर चाहे स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर है, क्योंकि मेन जो फोकस अभी सरकार कर रही है वो स्वास्थ्य संस्थान है और स्कूल है, उनको स्तरोन्नत करना, उनमें जो विभिन्न कक्षाएं शुरू करनी है, उसको लेकर जो सरकार है वो फोकस अभी फिलहाल इस पे कर रही है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नई पहल की शुरुआत की है। बीते 20 सितंबर से मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 चल रहा है। ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हो रहा हो। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बैडमिंटन का यह अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है। इसमें भारत समेत 12 देशों के बैडमिंटन खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसमें हिस्सा ले रहे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों समेत अन्य राज्यों से आए खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट को नई उम्मीद जगाने वाली पहल बताया है। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर पहल कर रहे हैं और उनके निर्देश और मार्गदर्शन में विभिन्न खेलों के लिए राज्य में वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन दिनों छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन और चेस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 के मैच राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरेना में खेले जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात छत्तीसगढ़ की कर रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 चल रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पहल पर यह बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट इसका हो। देखिए, मुख्यमंत्री के तत्वाधान में निश्चित तौर पे जो ट्रॉफी का आयोजन किया गया है और बैडमिंटन का जिस तरीके से आयोजन किया गया है, युवाओं और खेल के प्रति जो जुझारूपन देखने को मिल रहा था छत्तीसगढ़ में, उसका पर्याय माना भी जा रहा है। क्योंकि लंबे समय से प्रतिक्रिया यही रही है कि बैडमिंटन की जो लोगों का लगाव था और खास तौर से युवाओं के बीच में ट्रॉफी को लेकर के एक तौर पे लगातार आयोजन का भी करने के सुनिश्चित किया गया था। निश्चित तौर पे इसमें मुख्यमंत्री ने सहमति जारी भी की थी और मुख्यमंत्री ट्रॉफी योजना की जो परिवर्तन की बात की जाए, लगभग आज 7 दिन हो गया है इसमें लगातार जारी है। और बैडमिंटन जो खिलाड़ी है, चाहे इंटरनेशनल से जो आए खिलाड़ी हैं, वो काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए प्रति उत्साहित है। निश्चित तौर पे इसमें युवाओं के एक नई प्रेरणा भी मिली है ताकि लोग बैडमिंटन के प्रति अपनी सहानुभूति और बैडमिंटन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर निश्चित तौर पे विचार किए हैं। और जो रायपुर में जिस तरीके से ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पे उसमें मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे और जो अवार्डेड जो बेहतर परफॉर्मेंस किए है बैडमिंटन में, उसको निश्चित तौर पे आज इनाम की घोषणा भी की जाएगी। शाम 6 बजे की आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित खेल मंत्री, तमाम तरह के जो प्रभारी मंत्री है, वो भी निश्चित तौर पे इसमें शामिल होंगे। जी, अब जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम का ही ये टूर्नामेंट एक तरीके से है, उनके नाम पर ये टूर्नामेंट है और आज वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं, किस तरीके की खास तैयारियां इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से जो तैयारी की अगर बात की जाए तो इसमें निश्चित तौर पे खेल मंत्री का ये भी बयान आया है कि युवा क्लब की जो आयोजन किया गया है उसमें निश्चित तौर पे बैडमिंटन खिलाड़ी से लेकर, क्योंकि ये जो खेल का आयोजन है ये निश्चित तौर पे पहली बार रखा गया है, तो इसमें कई प्रतिभाएं हैं जो छत्तीसगढ़ से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पे इसके बाद से ही परिणाम निकाला जा सकता है कि जिनको बैडमिंटन के प्रति जो लगाव है, खास तौर से ऐसे जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो विलुप्त हो गए थे, जो अपनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और युवाओं की एक अलग से टोली बना करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को निखारने के लिए ही विदेश तक की बैडमिंटन खिलाड़ियों के पास में चयन करने की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी, अब जिस तरीके से ये चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, इसमें क्योंकि जो ये पहल हुई है ये काफी अहम पहल मानी जा रही है और बच्चों में जो खिलाड़ी है उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि पहले कभी इस तरीके की चीजें नहीं हुई है। 12 जो देश है वहां से अलग अलग खिलाड़ी जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद खिलाड़ियों में किस तरीके का उत्साह है इसको लेकर? खिलाड़ियों के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार आज ये 8वां दिन है और निश्चित तौर पे यहाँ की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, खासतौर से विदेश से जो आए हुए हैं, उनके प्रति एक अलग से लगाव है और छत्तीसगढ़ को देखने की जो चाह रहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सलियों के कारण बदनाम शुदा रहा है कि यहाँ हर किसी के हाथ में बंदूक से लेकर के तमाम तरह हथियार के होने की जो चर्चाएं चलती रहती है, ये खासा रहता है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे ही जो विदेश के लोग आए हुए हैं, निश्चित तौर पे एक पॉजिटिविटी लेकर के जा रहे हैं और यहाँ की जो विकल्प है, खास तौर से यहाँ खिलाड़ियों की जो कार्यशैली को लेकर के बात की जाए या खिलाड़ियों के प्रति जो उत्साह वर्धन की बात की जाए, यहाँ की छत्तीसगढ़ की धारा में जो जो खिलाड़ी आए हुए हैं उनकी भी बात की जाए, तो निश्चित तौर पे ये जो खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ से अगर निकल करके बाहर जाते हैं और बाहर में अपनी परचम लहराते हैं तो छत्तीसगढ़ का ही नाम रोशन होगा। खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम रोशन होगा, क्योंकि जिस प्रति खिलाड़ियों के प्रति जिस तरीके से उत्साह वर्धन कर रहे हैं और आज शाम को आयोजन भी किए जा रहे हैं और कई ऐसी घोषणाएं हैं खेल के प्रति जिसको आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के प्रति जो उत्साह होनी चाहिए और आगे बढ़कर के जो काम करने वाली जो शैली होनी चाहिए वो आज युवाओं के बीच में भरा जा रहा है। जी, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में विभिन्न गेस्ट हाउस और रिजोर्ट पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर नैनीताल जिले के धानाचोली क्षेत्र में 5 रिजोर्ट को सील किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को विभिन्न होमस्टे और रिजोर्ट की जांच की गई। तय मानकों में खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देशों पर एक ही दिन में 5 रिजोर्ट को सील किया गया है। गौरतलब हो कि पौड़ी के लक्ष्मण झूला में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम सभी जिलाधिकारियों को तमाम होटल और रिजॉर्ट की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि अगर किसी भी होमस्टे रिजॉर्ट में किसी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के आज अन्य जनपदों में भी कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो की गई है धामी सरकार के प्रशासन द्वारा, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए अंकिता भंडारी के हत्याकांड के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो माहौल है और जो गुस्सा है उसको यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भली प्रकार जानते हैं और पूरी तरीके से जिस रिसोर्ट में ये कांड हुआ है उस रिसोर्ट के भी कहीं ना कहीं मानक पूरे नहीं थे। लंबे समय से शिकायत मिली थी लेकिन प्रशासन की लगातार अनदेखी थी और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश भर में जो होम स्टे और रिसोर्ट जिनके मानक पूरे नहीं है, जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिसके निर्देश 13 जिलों में लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत बात करें नैनीताल जिले के धानाचूली क्षेत्र में यहाँ पर कल 5 रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई है और पूरी तरीके से क्योंकि उसके मानक पूरे नहीं थे और उनको बंद करने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं अब धामी सरकार उन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं रोकथाम करने जा रही है जहाँ पर गलत तरीके के कार्य किए जाते हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर जो काम होता है उस पर कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह की शिकायतें पूरे प्रदेश में मिलती थी और उसको लेकर के यहाँ पर जो सरकार अब कहीं ना कहीं जरूर चाहती है और पूरी तरीके से यहाँ पर आगे कोई अप्रिय घटना ना घटे उसको लेकर के कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। धानाचूली क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। नैनीताल जिले के सभी जगह पे लगातार प्रशासन के द्वारा चेकिंग की जा रही है कि अगर कोई बिना मानक के यहाँ पर होम स्टे और रिसोर्ट चलते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। उसके साथ पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। इसको लेकर के अब यहाँ पर जो रिसोर्ट मालिक हैं और जो यहाँ पर होम स्टे मालिक है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ और जो यहाँ पर जो नियम कायदे कानून है उनको पूरा करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जी अब अमित, अगर बात करें 5 और रिजॉर्ट की तो क्या क्या खामियां इनमें पाई गई जिसके तहत इन्हें सील किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस मानकों के तहत क्योंकि तमाम तरह के मानक होते हैं रिसोर्ट और यहाँ पर होम स्टे बनाने के, उन सब में कहीं ना कहीं जो लगातार कमियां थी और लंबे समय से क्योंकि जो रिसोर्ट मालिक होते हैं और यहाँ पर जो कई मानक ऐसे होते हैं कि पूरे नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो समय अवधि होती है उसको लेकर के और जो तमाम तरीके जहाँ पर जो लैंड होती है किस जगह पे बनना है, कैसे बनना है, क्या उन सभी मानकों में क्योंकि सरकारी आदेश होते हैं और उसमें समय लगता है तो जल्दबाजी के लिए वो मानकों की अनदेखी करके यहाँ पर बनाया जाता है। इन्हीं 5 रिसोर्ट में कहीं ना कहीं तमाम तरह की खामियां थी जिसको देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि लगातार यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर रिसोर्ट और होम स्टे लगातार बनाए जा रहे हैं। सरकार जिस तरह से होम स्टे को बढ़ावा दे रही है लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जाता है उस पर कहीं ना कहीं लगातार संदेह किया जाता था। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और ये कार्रवाई आगे इसलिए भी आगे लगातार बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं आगे भी और ऐसे रिसोर्ट देखने को हमें मिलेंगे जो लगातार यहाँ पर जो मानक पूर्ण न होने के चलते यहाँ पर बंद हो सकते हैं। उसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत सब जो प्रशासन है वो लगातार अब कार्रवाई पर जुट गया है। जी अगर अमित बात करें अंकिता भंडारी मर्डर केस की तो उसी जो ये केस हुआ उससे एक सीख लेकर धामी सरकार जो है वो ये तमाम कार्य करवा रही है। अब आगे किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जारी है? देखिए मुस्कान, बात की जाए अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या यहाँ पर की गई और जो पूरा कांड हुआ है यहाँ पर क्योंकि एक रसूखदार के यहाँ पर जो बेटे हैं उसकी रिसोर्ट में वो वहाँ पर कार्यरत थी और वहाँ पर काम करती थी और उसको लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर जो काम है उस रिसोर्ट की भी लगातार शिकायतें पहले मिलती थी क्योंकि वहां पर कई प्रकार से गलत कार्य किए जाते थे। लेकिन इसमें स्थानीय प्रशासन की कमी कह सकते हैं कि वो उसको उस तरीके से नहीं पूरा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से जब इतनी अप्रिय घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन की कहीं ना कहीं नींद जागती है और जब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जब उसका विरोध होता है और जिसका दुख मुख्यमंत्री भी कई बार जता चुके हैं क्योंकि एक अप्रिय घटना है और ये जो घटना आगे ना दोहराई जाए उसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो जहां रिसोर्टों में और जिन होम स्टे में इस तरह की शिकायत अगर पाई जाती है तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि जो रिसोर्ट में घटना हुई थी वहां पर बुलडोजर चलाएगी और आगे अगर ऐसी कोई और जगह दिखती है तो वहां पर बुलडोजर चलाने से सरकार गुरेज नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश है और पूरी तरीके से प्रशासन जो है अब इन तरफ कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयार नजर आ रही है। अभी कल भी हमने देखा किस तरीके से जो
पुलकित का रिजोर्ट है, पुलकितारे का जो रिजोर्ट है उस पर भी कार्रवाई की गई थी, जो अंकिता भंडारी केस में आरोपी पाया गया है उस पर, उसके रिजोर्ट पर भी कार्रवाई की गई। क्या इसी तरीके से अलग अलग रिजोर्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए मुस्कान, बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलकित आर्या का जो रिसोर्ट था उसमें लगातार खामियां थी, और यहाँ पर जो क्योंकि शिकायतें स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को दी जाती थी, उन सभी शिकायतों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, और ये शिकायतें जिस तरह के रिसोर्ट और अगर आगे भी इनमें आगे अन्य जो रिसोर्ट में अगर शिकायतें मिलती है तो मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिया कि किसी भी प्रकार से कोई भी रसूखदार हो या कोई भी बड़ा चेहरे वाला व्यक्ति अगर हो, उसके भी अगर रिसोर्ट में इस तरह की दिक्कतें खामियां हैं और अगर ऐसा कार्य होते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और अगर अत्यधिक यहाँ पर जो मानक पूरे नहीं है जिससे रिसोर्ट में पूरी तरीके से यहाँ पर खामियां है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए, और अगर गिराने की नौबत आए रिसोर्ट को तो उसको तत्काल गिराया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। और उसी के तहत से प्रशासन अब बेहद ही सख्त रुख अपनाया हुआ है, जिसके चलते नैनीताल जिले की बात करें, थानाचुटी में 5 रिसोर्ट थे, उसमें कई मानक ऐसे थे जो पूरे नहीं थे, कार्रवाई जरूर की गई, और अगर आगे ऐसे और रिसोर्ट मिलता तो उस पर प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है। डीएम ने खुद यहाँ पर आदेश जारी किया है कि बड़ी कार्रवाई उन रिसोर्टों पे हो सकती है, उसको लेकर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और उसको देखते हुए धामी सरकार ने जो यहाँ पर कार्य करने के लिए लगातार प्रशासन निर्देश किया, उस पर प्रशासन लगातार सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश के विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पुणे का है। बताया जा रहा है कि पुणे में प्रदर्शन कर रहे पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस नारे से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने यह नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि भारत देश में अगर किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। गौरतलब हो कि पीएफआई के कार्यकर्ता संगठन पर देश भर में लगे छापों और साथियों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पर जमा हुए थे। इस दौरान पुलिस ने करीब 40 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल बात करें पीएफआई की, तो प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इस दौरान क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, बीते दिनों जिस तरह से मुस्कान जी पीएफआई के ऊपर एक्शन लिया गया है, इस एक्शन के तहत पुणे में पाकिस्तान के नारे लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस की जांच में पता लगा है कि पाकिस्तान के नारे तब लगाए गए जब पीएफआई की कार्यकर्ताओं को जमावड़ा करने से रोक रही थी पुलिस। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के नारे लगाए और इस दौरान वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ, खासकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जांच की मांग की है और कहा है कि भारत देश में पाकिस्तान के नारे लगाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था सत्यप्रकाश? बिल्कुल, देखिए पीएफआई को लेकर जिस तरह से लोगों को मन में धारणा थी कि कहीं न कहीं ये संवेदनशील मामला है और ऐसे में पीएफआई कार्रवाई के बाद लगातार पूरे देश में अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया गया, खासकर पुलिस के खिलाफ और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद लगातार देखा गया कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस और पुणे पुलिस ने पूरा जोर लगाते हुए इन्हें जमावड़ा से रोकने की कोशिश की। इस दौरान जो है यह नारे लगाए गए हैं, लेकिन जानकारी है कि 60 से 70 लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई है, जिसमें जमावड़ा और बिना अनुमति के प्रदर्शन करने की धारा लगाई गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर यह जांच में पाया जाता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के नारे लगाए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
अब जिस तरीके से कार्रवाई, क्योंकि जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसने कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक कार्रवाई शुरू की गई है? किस तरीके की फिलहाल इसमें कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए पूरे पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, खासकर उस वीडियो की जांच कर रहे हैं जो लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में जिनको शिनाख्त किया जाएगा उनके ऊपर इस तरह की केसेस जो है बनाई जाएगी, क्योंकि यह देश के खिलाफ है और भारत देश में रहकर आप पाकिस्तान के नारे लगाते हो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी यह मांग की है कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को तुरंत खत्म किया जाए, निरस्त किया जाए और ऐसे में पाकिस्तान के नारे लगाने वालों को खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो भारत देश में रहते हैं और पाकिस्तान के ऐसे नारे लगाते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर पीएफआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, फिलहाल पुणे में जिस तरीके का ये प्रदर्शन किया गया, इस प्रदर्शन के दौरान जो नारे लगाए गए हैं उसको लेकर माहौल भी काफी गर्म नजर आ रहा है। आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रही है। बिल्कुल मुस्कान जी, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि भारत देश में रहकर कोई इस तरह से पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। खासकर ये पता है कि पीएफआई संगठन जो है कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसमें पूरे देश में कार्रवाई हुई है। 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 55 से ज्यादा पूरे देश के पीएफआई संगठनों के ऊपर कार्रवाई हुई है। अब ऐसे में इस तरह के नारे लगाना ये तय करता है कि जो पीएफआई संगठन की इच्छा है, पीएफआई संगठन का जो उनका जो वेशभूषा है या फिर उनके पीछे की जो मंत्रणा है वो कहीं न कहीं गलत दर्शाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के नारे लगाए गए हैं और इस पाकिस्तान के नारे लगाने के एवज में अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें शिनाख्त किया जाए। पाकिस्तान के नारे लगाने के पीछे की मंशा क्या है, इसकी जांच कर रही है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी खुद रविंद्र रैना ने दी है। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जल्द ही नए मेयर और डिप्टी मेयर को चुना जाएगा। इसकी घोषणा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने की है। रविंद्र रैना ने कहा कि महेंद्र चंद्र मोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर की बैठक हुई। मेयर पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं। उन्होंने स्वयं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन किया है कि वो मेयर के दायित्व से मुक्त होकर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और संगठन के कार्य को विस्तार के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उनके पास जबरदस्त महारत है। उन्होंने खुद कहा कि वो स्वयं मेयर के दायित्व से मुक्त होकर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने इस बात की इच्छा जाहिर की है कि वो संगठन के कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन सबके निवेदन को कॉरपोरेटर के सामने रखा और सभी ने मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यों की प्रशंसा की। जिस तरह से स्मार्ट सिटी, कृत्रिम झील, बाहू पार्क के सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, उसको लेकर उनकी सराहना भी की गई। संयुक्त बैठक हुई है और जो हमारे मेयर श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता साहब हैं, जो कि एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और जुझारू पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्वयं इस बात के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन किया कि वो मेयर के नाते इस दायित्व से मुक्त होकर संगठन में कार्य करना चाहते हैं। श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी एक बहुत ही अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं
और संगठन के कार्य को विस्तार करने में और विस्तार के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने में उनके पास जबरदस्त महारत है। उन्होंने स्वयं कहा है कि वो मेयर के दायित्व से मुक्त होकर संगठन में कार्य करने की उन्होंने इच्छा जताई है। और उन्हीं के साथ साथ जो डिप्टी मेयर हैं श्रीमती पूर्णिमा जी, उन्होंने भी इस बात की इच्छा जाहिर की है कि वो भी संगठन के कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं। संगठन का आदमी हूँ, परिवार विचार से निकला हुआ आदमी हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। परिवार हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे आप अपने घर का परिवार है, चाहे हमारा परिवार विचार है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारा एक परिवार है। हमारी पार्टी जो है हमारी नेशन फर्स्ट है, परिवार हमारा वो होता है। मुझे संगठन का मैं संगठन करता था, मैंने संगठन का काम किया है और उसके बाद पार्षद बना पहली बार, दूसरी बार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जम्मू में मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? जी देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर का इस्तीफा जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनके खिलाफ कहा जाए, इनके खुद के पार्षद ही जो हैं वो इनके खिलाफ थे, क्योंकि जिस प्रकार से कठुआ और उधमपुर में उठापटक जो हुई थी, उसके बाद से लगातार इस्तीफे की घोषणा, मेयर के इस्तीफे की घोषणा जो है वो कर दी गई थी। इसको लेकर कल अमर सिंह क्लब में लंबा मंथन चला। कई पार्षद और बीजेपी के कई कद्दावर नेता वहां पर मौजूद रहे। खुद संगठन मंत्री अशोक कौल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और उप मुख्यमंत्री रह चुके कविंद्र गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद एक फैसला लिया गया कि आखिरकार उधमपुर और कठुआ वाले हालात यहाँ न बने, और इसी को लेकर मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद है उनको छोड़ना पड़ा। और हालांकि रविंद्र रैना ने कहा है कि वो पार्टी का कार्य करेंगे और एक परिवार में अपना काम, पार्टी में अपना काम अपना सहयोग देंगे, लेकिन अगर अंदरले खाते में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है पार्षदों की चल रही थी। और यही वजह है कि मेयर और डिप्टी मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। और उसकी घोषणा जो है वो कल खुद रविंद्र रैना ने जो है वो की है। और आज भी बीजेपी ऑफिस में बैठकर उस चीज पर मंथन किया जाएगा कि किसको मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो बनाया जाए। लेकिन अगर कल की बात करें आने वाले कल की सोमवार को, तो इस्तीफे दोनों मेयर और डिप्टी मेयर इस्तीफे अपने सौंपेंगे। रविंद्र, जिस तरीके से इस्तीफे सौंपे जाएंगे, इसको लेकर जिस तरीके से आपने बताया कि नाराजगी इनमें थी, लेकिन इनका खुद का कहना है कि संगठन में कार्य करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि दिखाने के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन अगर अंदर की बात देखी जाए तो अंदर के खाते में कहीं ना कहीं पार्षदों की नाराजगी जो है, खास करके पार्षदों के साथ साथ आम लोगों की भी नाराजगी जो है वो चल रही थी। क्योंकि मेयर जो है किसी की बात नहीं सुनते थे और अपने ही पार्षदों की बात को इग्नोर कर देते थे। और यही वजह है कि उनके बीच, पार्षदों के बीच में काफी अच्छे से कहा जाए तो एक रिजेंटमेंट जो है वो सामने नजर आ रही थी। तो यही वजह है कि अब इस्तीफा उनको सौंपना पड़ा है। उसको घोषणा जो है उसको खुद प्रदेश अध्यक्ष को करनी पड़ी इस्तीफों की। हालांकि कल इस्तीफे जो है वो होंगे, लेकिन आज उस पर मंथन जो है वो देखा जाए तो पिछले 2018 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो 75 वार्डों में जो है 47 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली थी। और उसके बाद से इनका चुनाव जो है वो मेयर का हुआ था और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ जो है उनको चुना गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा, जैसे मैंने पहले बताया कि कठुआ और उधमपुर में हुआ भाजपा को बेचना पड़ा है। तो ऐसे में कहीं फिर से जम्मू के अंदर पीछे काम ना हो,
इसकी वजह से एक बैठक कर जिसकी मांग जो है उठी। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।